आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2022 के जो एग्ज़ाम 11 अक्टूबर 2022 से शुरू हुए हैं। और 11 अक्टूबर को आपका जो फर्स्ट पेपर हुआ था सुबह की पारी में, उसमें 75 प्रश्न पूछे गए थे फर्स्ट पेपर में, और 75 ही प्रश्नों के आपको आंसर इस वीडियो में मिलने वाले हैं। यानी कि आंसर की किस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, आपके सभी सब्जेक्ट के आंसर की इस चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे सबसे पहले हम पहला प्रश्न आपका गणित का है, बेलनाकार टैंक वाला। तो गणित के प्रश्न, विज्ञान के, हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, मैनेजमेंट, इन सभी के प्रश्न आपको इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। और देखो, इसमें आपके जो कोड है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो प्रश्न है वो आपके सभी सेम ही है। तो पहला प्रश्न आपके ये गणित का है, इसमें कि एक बेलनाकार टैंक की क्षमता आपके 1408 घन मीटर है और टैंक की गहराई आपके 7 मीटर है। तो टैंक के आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो इसका जो आंसर है वो आएगा आपके 8 मीटर। जिन्होंने इसका उत्तर 8 मीटर किया है उनके आंसर सही है। कैसे आया मैं आपको अलग वीडियो के माध्यम से भी समझा दूंगा और थोड़ा सा भी यहाँ पे भी समझा देता हूँ। तो देखो, बेलनाकार टैंक की क्षमता दे रखी है 1408 घन मीटर। तो ये इसका आयतन है। तो आयतन का सूत्र क्या होता है? घन का, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दे रखा है? ये 1408 दे रखा है। फिर यहाँ पे पाई का मान कितना होता है? तो ये 22/7 होता है, इंटू आर स्क्वायर इंटू ये एच का मान कितना दे रखा है? एच बराबर 7 मीटर है, बराबर हो जाएगा ये 1408। देखो, ये 7 से 7 कट जाएगा और ये 22 के पहाड़, ये इधर गुणा में इधर आएगा तो ये 22 इसके भाग में चला जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर जो बचेगा ये आपके 22 के पहाड़े से ये 1408 आपके 64 बार कटेंगे। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 64। तो आर का मान कितना आ जाएगा? आपके 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर आपके 8 आएगा। तो पहले प्रश्न का जो आपके आंसर है वो आपके 8 मीटर है। फिर आपके दूसरा प्रश्न है कि कपड़े पर चित्रित नाथद्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके पिछवाई। पिछवाई आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 3 है, जिसमें आपका शंकु से संबंधित प्रश्न पूछा था, अनुपात वाला, कि दो शंकुओं के आयतन का अनुपात दे रखा है 4:25। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना है? 25:64 है। तो उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात हमको ज्ञात करना है। इसका जो आंसर है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसका आंसर है आपके 16:25। जिन्होंने इस शंकु वाले का उत्तर 16:25 किया उनके सही आंसर है। कैसे आया वो भी हम इसमें देख लेते हैं। पहले हम दोनों का अनुपात लिखेंगे। तो अनुपात का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो, 1/3 से 1/3 कट जाएगा, पाई से पाई भी कट जाएगा, बचेगा हमारा आर स्क्वायर एच और बटे में भी आर स्क्वायर एच। तो R1 स्क्वायर एच और बटे में भी बचेगा R2 स्क्वायर एच। ठीक है, ये H1 और ये H2 है। इनका अनुपात दे रखा है आयतन का 4/25। यहाँ पे 4/25 दे रखा है। R1 का मान कितना है? तो यहाँ पे ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है। तो ऊंचाइयों का अनुपात कितना दे रखा है? 25 और 64। तो यहाँ पे तो आ जाएगा, इसकी H1 की जगह पे तो आएगा 25 और यहाँ पे आ जाएगा 64। तो ये क्रॉस गुणा हो जाएगा, 4 से 64 गुणा होगा और 25 से 25 गुणा होगा। तो ये R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 × 64 बटे में 25 × 25। इसको हम वापस लिख लेते हैं। R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर बराबर ये होगा 4 × 64 और बटे में हो जाएगा 25 × 25। तो यहाँ से 2 और 8 आ जाएंगे। 2 और 8 कितने होते हैं? 2 × 8 बराबर 16 हो जाएगा। ये R1 का मान 16 आएगा और R2 का मान 2 25 में से 1 25 आ जाएगा। तो ये हमारा 25 आ जाएगा। तो 16:25 इसके आंसर होंगे। चौथा प्रश्न आपके इसमें, देखो, ये गणित की जो सवाल है मैं आपको अलग सेपरेट वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। अभी पूरे आंसर की देखनी, इसलिए मैं आपको सीधे डायरेक्ट बता रहा हूँ। चौथा प्रश्न आपके इसमें, फतेहपुर सीकरी को किस इमारत की को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है? तो ये जो कहा था स्थापत्य कला का मोती, ये तुर्की सुल्ताना का जो महल है इसको जो स्थापत्य कला का मोती कहा है। तो करेक्ट आंसर इसका स्थापत्य कला का मोती। पांचवा प्रश्न आपके एक कथन दे रखा है, एक प्रश्न दे रखा है, दो कथन और एक प्रश्न। तो उस प्रश्न का निर्णय लेने के लिए आपको, उत्तर देने के लिए आपको जो दे रखे हैं कथन, वो पर्याप्त है या नहीं वो बताना है। तो देखो, इसमें दे रखा है कि महिमा कला से लंबी है। तो ये देख लेते हैं, ये महिमा है और ये हमारी कला है। तो महिमा कला से लंबी है, इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। और फिर दूसरा कथन है आशा कला से छोटी है। तो ये कला है। अच्छा, दूसरा दे रखा है इसमें, शीला आशा से छोटी है। शीला आशा से छोटी है। तो ये आशा बड़ी है और शीला इससे छोटी है। इसका मतलब इसमें से सबसे छोटी कौन है हम नहीं बता सकते।
देखो इन दोनों में छोटी बता देंगे, इन दोनों में छोटी बता देंगे, लेकिन चारों में छोटी कौन है वो हम इसमें नहीं बता सकते, क्योंकि वापस इन दोनों में समझ नहीं दिया है कि कौन किससे छोटा या बड़ा है। तो इसका मतलब इसमें जो उत्तर पूछा गया है कि कौन सबसे छोटा है, तो इसका उत्तर हम इन दोनों कथन के आधार पर नहीं दे सकते हैं, दोनों के आधार पर नहीं दे सकते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो न तो फर्स्ट सही है, नहीं सेकंड पर्याप्त है। इसका चौथा वाला इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका छठा है इसमें कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता है। इस कथन के किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं? तो ये जो कथन है वो आपके दयानंद सरस्वती का कथन है। सही आंसर इसका दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है आपके गणित का क्वेश्चन है ये, और ये आपको 10वीं क्लास और 9वीं क्लास की पहली प्रश्नावली में मिल जाएगा ये प्रश्न। गैर शांत यानी कि इसकी जब इंग्लिश टर्म देखेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा ये। और गैर पुनरावर्त वाले दशमलवों को वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि आपका ये पूछा गया है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी कि वो आपका आवर्ती नहीं हो रही है, उसमें आपके कोई परिवर्तन यानी कि उसका जो वो आपस से जो रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि वो वापस रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि वो अशांत अनावर्ती की पूछिए। तो अशांत अनावर्ती जो होती है उसमें दशमलव प्रसार उसका वो होता है, तो उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपके अपरिमेय संख्या, यानी कि अशांत है वो संख्या, अशांत है और उसका वापस से जो रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है। जैसे मैं आपके सामने एक संख्या लिखूँ 1.23232525 इस प्रकार से संख्या है। इसमें कोई संख्या पॉइंट के बाद में रिपीट नहीं हो रही, तो ये आपके अपरिमेय संख्या है। इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपके अपरिमेय संख्या। आपको पूछ ले कि पाई किस प्रकार की संख्या है, तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। √2 ये भी एक अपरिमेय संख्या है, √3 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका जो आंसर है वो आपके फर्स्ट हो जाएगा अपरिमेय संख्या। 8वां प्रश्न आपके सामने है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालोर को जीतकर उसका क्या नाम रखा था? तो जालोर की बात हो रही तो जालोर का नाम रखा था इन्होंने जलालाबाद। ये खिजराबाद खैराबाद का नाम है, खिजराबाद चित्तौड़ का नाम है और खैराबाद आपके सिवना का नाम है। अगला प्रश्न आपकी किस सभ्यता राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ताम्रवती नगरी तो आपके ऑप्शन एक ही दे रखा है आहड़ वाला, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके इसमें आहड़। आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में भी जाना जाता है, जबकि गणेश्वर को ताम्र संचयी सभ्यता के रूप में जाना जाता है। 10वां प्रश्न आपके गण वाला, तो इसमें 8 सेमी भुजा का एक बड़ा गण है, 2 सेमी भुजा वाले 64 गण छोटे समान गणों को एक साथ पुनर्व्यवस्थित करके बनाया जाता है। तो बड़े गण की सबसे ऊपरी सतह में से कोने के गणों को हटा दिया जाता है। तो संपूर्ण गण के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, यह आपको इसमें बताना है। तो इसमें आपके कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोने से आपके गण हटाने से उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लो ये आपका एक वर्ग है, ये आपका वर्ग है और यहाँ पे आपको यहाँ से इस वाला कोना ये हटा देते हैं, तो ये हटाने से क्या फ़र्क पड़ेगा? ये वाला हिस्सा आपके इसके बराबर है और ये वाला हिस्सा आपके इसके बराबर है, तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 11वां सवाल आपके इसमें प्रश्न इसमें गणेश्वर सभ्यता संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है, तो ये ताम्रयुगीन सभ्यता का स्थल है। तो ताम्रयुगीन सभ्यता संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है गणेश्वर, जो कि नीम का थाना सीकर जिले में आता है, कांतली नदी के किनारे। एक घर में पानी के अलग-अलग उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए आंकड़ों का निम्नलिखित में से कौन-सा आरेख निरूपण सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा? तो देखो इसमें पाई चार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो पाई चार्ट में क्या होता है, ये एक वृत्त होता है और उसको 360 डिग्री में बाँट देते हैं, फिर 100% में इसको बाँट देते हैं। जैसे इसका जो इसको वापस कर लेते हैं। 10% है जो पेयजल के रूप में, ठीक है, 10% पेयजल के रूप में, और आपका 20% कपड़े धोने में। इस प्रकार से इसको हम अलग-अलग बाँट देते हैं, और खाना बनाने में और भी अन्य गतिविधियों में इसका जो उपयोग हम करके 100% इस रूप में बाँट सकते हैं, या फिर इसको 360 डिग्री में कोण में इसको बाँट के हम इसका जो पाई चार्ट के रूप में इसको अच्छी प्रकार से समझा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये आपका पाई चार्ट इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है आपके कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 9n की घात 2 माइनस 4n हमेशा किससे विभाजित होगी? तो 9n की घात 2, इसमें n बराबर प्राकृत संख्या रखो पहले, तो 9n की घात 2n की 2 इंटू 1 माइनस 4 की घात 2 इंटू 1, तो 9 की घात 2 माइनस 4 की घात 2,
9 की घात 2 कितना हो जाएगा 81, माइनस 4 की घात 16, 2 16 हो जाएगा। 81 में से 16 को माइनस करेंगे तो ये 65 बचेगा। 65 आपके 5 से और 13 से दोनों से विभाजित 5 से और 13 से दोनों से विभाजित होगा, तो 13 और 5 इसका उत्तर हो जाएगा इसमें ये वाला। और देखो 65 आएंगे तो 65 19 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए हम इस वाला 19 को नहीं करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 13 और 5। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आर्य सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो गिलुंड है, भगवानपुरा, रोजड़ी है, लेकिन ये आबानेर जो है आपके आहार सभ्यता से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है आपके 15वां कि यदि प्रेक्षणों x, x+3, x+5, x+7 और x+10 का माध्य 9 है तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इनको जोड़ के इनमें हम माध्य x का मान ज्ञात करेंगे। तो इनको जोड़ेंगे इन सबको, तो इनकी जोड़ आएगी 5x प्लस इनकी जोड़ हो जाएगी 25 और बट्टे में आएगा 5 बराबर में 9। तो 9 को 5 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 5x प्लस 25 बराबर 45। तो 5x बराबर कितना आएगा 45 माइनस 25 बराबर 45 में से 25 को माइनस करेंगे तो 20। तो 5x बराबर कितना आया 20, तो x बराबर आ जाएगा 5 का भाग दे देंगे 20 में, x बराबर आएगा 4। तो हम यहाँ पे x का मान ज्ञात कर लिया हमने 4। अब हम इसके ये चारों ही मान ज्ञात करेंगे, फिर इसके लास्ट के 3 का मध्य ज्ञात कर लेंगे। तो देखो लास्ट के 3 कौन कौन से ये है, तो यहाँ पे x बराबर 4 लिखेंगे तो 4 और 5 कितने हो गए 9, 4 और 7 कितने हो गए 11, 4 और 10 कितने हो गए 14। ये 9, 11 और 14 इन तीनों को जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ के फिर इसमें 3 का भाग देंगे। तीनों की जोड़ कितनी आई 34 आई, 34 में 3 का भाग देंगे तो इसका जो आंसर आएगा 34 में 3 का भाग देने पर इसका आंसर आएगा 1, फिर आपके 4 में एक बार भाग जाएगा तो 1 बचेगा। तो 11 सही 1/3 इसका आंसर होगा। तो तीसरे में ऑप्शन में है 11 सही 1/3, अपना आंसर इसमें तीसरा ऑप्शन 11 सही 1/3। द अर्ली चौहान डायनेस्टी इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो किताब लिखी गई थी वो आपके डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। द अर्ली चौहान डायनेस्टीज, ये किताब पहले भी पूछी जा चुकी है, दशरथ शर्मा। और देखो मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया था और कल परसों भी एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने मनोविज्ञान के अब तक आए हुए सभी प्रश्न मैंने जो सोल्व कर रखे हैं 2015 के पेपर में, लगभग 500 प्रश्न। तो वो आपके पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, वो वीडियो आप ज़रूर देखें। और इसके साथ ही मैंने 2013 से लगा के 2020 तक जितने भी फर्स्ट ग्रेड के पेपर हुए हैं, लगभग मैंने इसमें जो आपके लगभग 7-8 पेपर जो भी हुए अभी 7 पेपर, तो 7 पेपर का जो फर्स्ट पेपर हुआ था उन 7 ही पेपर का जो मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है 3 घंटे का। तो आप वो वीडियो जो देखेंगे तो आपका फर्स्ट पेपर है जो उसमें काफ़ी हद तक 25-30 प्रश्न आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगी 75 में से। तो वो 3 घंटे का वीडियो है, आप एक बार उसको ज़रूर देखें, आपकी जो काफ़ी उसमें हेल्प मिल जाएगी। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप वीडियो सेक्शन में जाकर भी उसको देख सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो ये बात हो रही है हरिपुरा अधिवेशन की। एक त्रिपुरी और है तो उसमें आपका ऑप्शन में नहीं है, तो आपके हो जाएगा इसमें हरिपुरा अधिवेशन। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो अध्यक्षता की थी वो आपके हरिपुरा अधिवेशन की इसमें अध्यक्ष चुने गए थे। फिर आपके ये वाला है 18वां क्वेश्चन, एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक विशेष कोट में आपके ये प्रोडक्शन को आपको लिखा जाता है ये वाला शब्द, तो ओरिएंटेशन को क्या लिखा जाएगा वो आपको बताना है। इसमें क्या कर रखा है मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें एक जोड़ के एक घटा रखा है, पी में एक जोड़ा तो क्यू आया, और आर में से एक घटाया तो क्यू आया, ओ में एक जोड़ा तो पी आया, डी में से एक घटाया तो सी आया, यानी कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस एक रखे इसको निकाल रखा है। तो जब हम भी इसमें एक बार प्लस करेंगे फिर आपके माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एक प्लस करेंगे एक माइनस करेंगे, तो इसका जो आंसर है आपके चौथा वाला ऑप्शन है वो उसमें मिल जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये एस वाला, ये एस वाला उत्तर आपके मिलेगा इसमें, एस वाला। तो चौथा वाला उत्तर इसमें सही है। 19 नंबर प्रश्न है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठा? तो बात हो रही है राज सिंह के इसमें जगत सिंह के बाद में, तो मेवाड़ के महाराणा बने थे महाराणा जगत सिंह, सॉरी राज सिंह। जगत सिंह के बाद में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह, जिन्होंने औरंगजेब से जो चारुमती के कारण उनका विवाद हुआ था वही राज सिंह बने थे। शासक बनने से पहले कीका के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो जानते ही ये तो महाराणा प्रताप के बचपन का नाम है। वैसे पहाड़ी बच्चे को कीका कहा जाता है, आज भी
अपने गाँव में छोटे बच्चे को कुक्का कहा जाता है, छोटे बच्चे को कुक्का कहते हैं और बच्ची को जो कुक्की कहते हैं। आपने अपने दादा-दादी के मुँह से ये शब्द सुने होंगे कि छोटे बच्चे को कुक्का और कुकी कहते हैं। तो छोटे बच्चों को जो कुक्का और कुकी कहते हैं, तो पहाड़ी बच्चों को प्रताप को जो कीका कहा जाता था। मेवाड़ के महाराणा प्रताप को बचपन के नाम है ये कीका। जिनबद्र सूरी जो ग्रंथ भंडार हैं, राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो ये आपके जैसलमेर ज़िले में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा जिनबद्र सूरी ग्रंथ भंडार आपके जैसलमेर ज़िले में। मुद्रा राक्षस है, देवीचंद्र गुप्तम है, इसके रचयिता कौन है? तो आंसर इसका विशाख दत्त। विशाख दत्त के द्वारा ये लिखे गए थे मुद्रा राक्षस और देवीचंद्र गुप्तम। वीर भारत सभा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार आए हैं। मैंने कल ही शाम को मेरे जो व्हाट्सएप स्टेटस है वहाँ पे लगाया, तो इन कई सारे प्रश्न, उनमें से 4-5 क्वेश्चन तो इस पेपर में आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। जिसमें से एक प्रश्न ये भी था कि वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ये केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट जिसका करेक्ट आंसर है। देखो 24वां प्रश्न आपको हो सकता है कि देखने में थोड़ा कठिन लगे, लेकिन बहुत ही आसान है। मैंने जो किया इस सवाल को, इसमें आपके ऑप्शन के माध्यम से इस सवाल को कर लिया। देखो इसमें कि अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब दे रखा है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दे रखा है बराबर 7 है। और फिर इसमें दे रखा है आपके अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग दे रखा है। और हमें अल्फ़ा और बीटा के शून्य के वो समीकरण ज्ञात करने की है, किसके शून्य के? तो देखो जब भी कोई एक द्विघात समीकरण होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स सी बराबर 0 होता है, तो इसके जो शून्यकों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सी बटा ए। अगर आपको ये संबंध याद है तो इसका उत्तर आप आसानी से कर लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इसका मान सी बटा ए होता है। तो देख लेते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सी बटा ए करने पर 9 किस में आ रहा है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 9 किस में आएगा? तो देखो जो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हम सी बटा ए करेंगे, तो देखो ये तो माइनस के 27 है और ये प्लस के 9, तो माइनस के 27 में भाग देंगे 9 का तो माइनस का 3 आएगा, इसका मतलब ये वाला तो नहीं है। इसका मतलब दूसरा देख लेते हैं, ये है हमारा 27 बटा 9, तो 27 में 9 का भाग दिया तो इसका आंसर आ गया सीधा ही 3। तो बहुत ही आसान सा इक्वेशन, तो लेकिन ये जो उस शुरू में दे रखा है ये बहुत ही इसका टफ लेवल के रूप में इसको दे रखा है। तो जिन्होंने इसका आंसर ये किया बी वाला ऑप्शन, ये पहले माइनस और बाद में प्लस वाला 9x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 27, वो उनके सही है। तो मैंने इसको सीधा ही किया था ऑप्शन से, बाई ऑप्शन से भी इसका आंसर आ गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सी बटा ए, यानी कि 27 बटा 9 किया तो इसका आंसर कितना आ गया 3, वो सवाल में हमें दे रखा था। तो कई बार जो हम ऑप्शन से भी ये जो चेक कर सकते हैं गणित के सवालों को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? तो भोजी लंबरदार जो थे आपके भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके भोजी लंबरदार भरतपुर किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके हिंदी के। देखो हिंदी में आपके प्रश्न पूछे गए थे किस शब्द विकल्प में सभी शब्द अंक के अर्थबोधक हैं? तो अंक का मतलब पूछा है कि, तो अंक के जो है आपके इसमें हो जाएगा आपके एक तो अंक में पूछा है तो अंक का हो जाएगा एक तो आपके गोंद और दब्बा, गोंद और दब्बा ये आपके अंक के अर्थबोधक हैं। दूसरा है कि किस शब्द में अन्य प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, अन्य प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में डाउट है, तो वैसे इसका जो अन्य पूछा है तो देखो स्थान प्लस नीय ये हो जाएगा स्थानीय, अच्छा स्थानीय स्थानीय, ठीक है, तो स्थान प्लस नीय, दर्शन प्लस ईय, तो ये इसमें दर्शनीय में आपके नहीं होगा, दर्शन प्लस ये ई है। और बाकी सब में ये मान प्लस अनीय हो जाएगा, रमणन प्लस अनीय हो जाएगा, ये दर्शनीय वाला है जिसमें हो जाएगा, इसमें आपके अनीय प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट है 28 नंबर, कौन सा शब्द एड्रेस को हिंदी समानार्थक नहीं है? तो आपका अभिभाषण भी होता है, संबोधन भी होता है, मान पत्र भी होता है, लेकिन निवारण जो होता है वो आपके एड्रेस का अर्थ नहीं होता है। 29 नंबर है आपके इसमें कि संधि विच्छेद में अशुद्ध कौन सा है? तो कदा प्लस अपिका सही है, चित्त प्लस आनंद भी सही है, वीर प्लस अंगना भी सही है, तो ये हो जाएगा जगत प्लस जननी। अगला प्रश्न है कि शब्दों में शुद्धता पर विचार करना है, तो आपके इसमें औदार्य सही है और प्रवर्तक सही और यौवन सही है, तो ब द और य, तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा ब द और य। फिर आपके 31 नंबर प्रश्न है आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, आपको इसकी करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है।
शी सेड आई वुड लाइक टू सी इट, इसकी आपको जो करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा आपके बी वाला ऑप्शन, शी सेड दैट, ये इसका करेक्ट आंसर है इनडायरेक्ट स्पीच वाला। तो शी सेड दैट शी वुड लाइक टू सी इट, ये इसका जो बिल्कुल सही आंसर है। फिर 32 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक्स ब्लैंक स्पेस, इसमें आपको इसकी करेक्ट फॉर्म भरनी है। तो इसमें आपकी जो दे रखा है ईच ऑफ द बॉयज़ वाज, इसमें आएगा आपके वाज, तो यहाँ पे भरना है आपको वाज। तो वाज आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट टू द फेमिन फेमिन रिलीफ फंड, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपके वाज। नेक्स्ट है फिर आपको करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ, इसका आपको एंटोनिम्स बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपके हो जाएगा क्लैरिटी, क्लैरिटी जो इसका बिल्कुल ही सही एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू ए पैसिव वन, इसको आपको पैसिव वन वॉइस में जो बदलना है। ऑल द रिलेटिव्स अप्रूव्ड ऑफ हिज डिसीजन, इसको आपको पैसिव वन में बदलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 34 नंबर का उसका हो जाएगा सी वाला, हिज डिसीजन वाज अप्रूव्ड टू बाई ऑल हिज रिलेटिव्स, सी इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई, 35 नंबर है आपके, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिटरमिनर, तो इसमें आपको भरना है डिटरमिनर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके मैनी, मैनी ए मैन वुड नॉट मिस सच ए चांस, करेक्ट आंसर इसका सी। फिर आपके प्रश्न संख्या है 36, जिसमें आपको RSCERT का पूरा नाम पूछा है। तो RSCERT का जो पूरा नाम है वो हो जाएगा आपके इसमें राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट है राजस्थान के इसबगोल उत्पादक जिले कौन से हैं, तो इसबगोल घोड़ा जीरा ये आपके जालोर जिला, सिरोही जिला और बाड़मेर जिले में सर्वाधिक होता है। गोपनीयता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर संबंध में कौन सा बयान सही है, कौन सा बयान सही है वो आपको बताना है। तो इस वाले सवाल का जो गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 के आंतरिक भाग के रूप में घोषित किया गया, ये सुप्रीम कोर्ट के 10 न्यायाधीश पीठ ने यह फैसला ऐतिहासिक दिया, तो ये 9 दिया था, 10 ने नहीं दिया था, ये 9 ने। बाकी यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश JS खेतार की अध्यक्षता में खंडपीठ ने दिया था, ये भी ठीक है, कोई गारंटी नहीं देता, ये भी ठीक है। तो A, C और D वाला सी हो जाएगा, इसमें B आपके गलत है, तो A, C और D हो जाएगा। नेक्स्ट है यह चिन्हित कीजिए कि राज्यसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो राज्यसभा में 200 अधिक से नए सदस्य हो सकते हैं। इसमें आपके 12 सदस्य विज्ञान, कला, समाज सेवा और खेल के क्षेत्र में होने चाहिए। तो देखो इसमें खेल शब्द देखिए इन्होंने गड़बड़ कर दिए, खेल के स्थान पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे साहित्य होना चाहिए, तो ये सही होता। तो दूसरा गलत हो जाएगा, यानी कि बी वाला आपके गलत है। सी है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया एक जैसी, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और सी सही है आपके, चौथा ऑप्शन ए और सी। जून 2022 में अवनी लेखरा ने फ्रांस में पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में R8 महिला 50 मीटर 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। तो उनका स्कोर क्या था, स्कोर पूछा है, तो 458.3 इसका जो स्कोर इनका स्कोर था। करेक्ट आंसर इनका 458.3। हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के निदेशक राजस्थान में सर्व महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए किस राज्य के स्त्री निधि के प्रबंध निदेशक के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। इसका आंसर हो जाएगा आपके तेलंगाना, करेक्ट आंसर इसका तेलंगाना। जो राइस दिशा पोर्टल है उसमें राइस का पूरा नाम क्या है, RICE, इसका पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम हो जाएगा राइस का आपके राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, ये इसका जो पूरा नाम है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि राज स्किल 2022 प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये 3 चरणों में हुई थी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के परीक्षार्थियों के लिए हुई थी, तकनीकी रूप से कुशल गैर ITI युवा भी इसमें भाग ले सकते थे, राजकीय और निजी, इसका मतलब इसके चारों ही भाग सही है, चारों ही कथन इसके सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका चौथा। पहली से 5वीं कक्षा में यदि एक कक्षा में 61 से 90 के बीच छात्र भर्ती हैं तो RT 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी। अगर बात 60 तक की होती है तो 2 होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 61 से 90 है, इसका मतलब कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएगा। आंसर है इसका 3 शिक्षक होने चाहिए।
जैव विकासी दृष्टिकोण से छिपकली पक्षी मनुष्य के अग्रपाद, ये आपके है इसका जो आंसर है ये जैव विकासी दृष्टिकोण से छिपकली पक्षी एवं मनुष्य अग्रपाद की स्थितियों का व्यवस्था में समानता उदाहरण है, तो ये आपके समजातता का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके इसमें, कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? इनमें से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? तो इसके ये तीनों ही कार्य जो आपके शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित हैं। विद्यालय संगठन, योजना, प्रणाली, नियंत्रण, ये तीनों ही कार्य आपके शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने वेदांत समूह के साथ 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को के रूप में विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये आंगनबाड़ी से संबंधित है। वेदांता ग्रुप अनिल अग्रवाल जी की कंपनी है और इनके द्वारा जो नंदगढ़ जो स्थापित किए जाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालुका स्तूप पाए जाते हैं? तो परवलयी और वनस्पति युक्त रेखीय, ये वाले बालुका स्तूप पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो फ्लैगशिप कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, इसके रूप में एकीकृत संरक्षण मिशन का नाम क्या है? तो ये नमामि गंगे प्रोग्राम है जो शुरू किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा नमामि गंगे। राजस्थान सरकार के द्वारा स्माइल जो सबसे पहला कार्यक्रम हुआ था कोरोना काल में, स्माइल कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपके 13 अप्रैल 2020 की बात है, जब लॉकडाउन लगा था, तो उसके जस्ट बाद की घटना है ये। तो आंसर यही होगा आपके 13 अप्रैल 2020। लेकिन आजकल स्माइल 2, स्माइल 3 भी शुरू किया गया है, तो इसकी डेट भी आपको याद करनी है। आने वाले फर्स्ट पेपर के लिए आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। मैंने पुराने पेपर सभी अपलोड कर रखे हैं, आप वो ज़रूर देखिए, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा पुराने पेपर से। अगला प्रश्न देखते हैं 52 नंबर। इसमें आपको कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? तो देखो, अक्षांशीय स्थिति करेंगे, देशांतरी नहीं करेंगे, अरब सागर से दूरी भी करेंगे, ऊंचा उच्च की विशेषता भी करेंगे, यानी कि ACD इसका करेक्ट आंसर है। ACD आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र में कौन से रेलवे के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपके उत्तर पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आते हैं, जयपुर वाले उत्तर पश्चिम रेलवे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फेयोल के द्वारा प्रबंधन के कार्य में शामिल नहीं है? तो देखो, संगठन होता है, नियोजन भी होता है और समन्वय भी होता है, लेकिन बजट निर्माण नहीं होता है। इसका जो आपको ये हेनरी फेयोल के आपको याद होगा, ये POCCC इसमें ये आते हैं 5 कार्य, जिसमें आपके बजट निर्माण कार्य कहीं पे भी नहीं आता है, तो ये आपका बजटिंग कहीं पे भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपके इसमें, राजस्थान में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के विस्तार का अंतर पूछा है, कितना हो जाएगा? आपके 43 किलोमीटर, 43 किलोमीटर हो जाएगा। 826 और 869 इनको अंतर ज्ञात करेंगे तो आपके 43 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपके, कौन सा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कैबिनेट की गोपनीयता की अवधारणा लागू होती है? तो ये हो जाएगा आपके अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 78। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, किस रचना के लिए मधु कांकरिया को 2021 का बिहारी पुरस्कार दिया गया था? तो उनका उपन्यास है, उसका नाम है हम कहाँ थे। इस उपन्यास पर इनको जो 2021 का जो बिहारी पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है 58 नंबर, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नदियाँ और सहायक नदियों में लूणी, पार्वती ये सहायक नहीं है, बाकी तीनों ही सहायक हैं। इसका मतलब पहले ऑप्शन से हो जाएगा अपना लूणी और पार्वती। RTE अधिनियम 2009 की धारा 25 किससे संबंधित है? तो ये छात्र शिक्षक के अनुपात से संबंधित है। आपके ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा छात्र शिक्षक का अनुपात। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो ये आपके 3 साल का होता है। RBSE इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? इसका उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे। एक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य मानने का अधिक आधारों का सही समूह कौन सा है? तो देखो, वो भ्रष्ट, अवैधानिक आचरण, अपराध, चित्त विकृति और आतंकवादी गतिविधियां, तो ये सभी आपके सही हो जाएगा चौथा। 62 नंबर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात कितना है? तो वो हो जाएगा 933 और 914। ग्रामीण 933 है और 914 इनका शहरी है, नगरीय है। तो आपको राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो कितना है बताना है। 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना है राजस्थान का, वो आप यहाँ पे बताएंगे कमेंट करके। अगला प्रश्न है 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक प्रारंभ की गई? तो ये कोयम्बटूर उत्तर से साई नगर शिरडी तक इसको प्रारंभ किया गया था। भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? तो ये 2019 में किया गया था, 2019 में। राजस्थान में पेट्रोलिफेरस बेसिन कौन सा है? तो ये चारों ही हो जाएंगे,
बाड़मेर सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन और विंध्यन बेसिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ABCD। सोने की भूख या जगपुरा दिलवाड़ा पेटी कहाँ स्थित है? तो ये आपके बांसवाड़ा जिले में स्थित है। एक आपको सोने से संबंधित आपको देवतलई याद करना है। हाल ही में ये चर्चा में रहा है देवतलई। तो देवतलई नामक स्थान कौन से जिले में आता है जो कि सोने के कारण जो प्रसिद्ध है, यानी कि सोने की खान भी यहाँ पे मिली है। इसका आपको कमेंट करना है। इसके साथ ही यूरेनियम के भंडार भी मिले हैं। सिक्कर का एक गांव है जहाँ पे अभी हाल ही में यूरेनियम के भंडार मिले। इन दोनों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यूरेनियम सिक्कर के कौन से गाँव में मिले हैं, और ये देवतलई जो सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है, अभी हाल ही में चर्चा में है। और एक आपका जो ये दोनों उत्तर आप करना, फिर आपको एक प्रश्न और पूछेंगे आगे। 67 नंबर क्वेश्चन है कि डाइट का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो डाइट का उद्देश्य देखो, ये दीक्षा राइज वाला कार्यक्रम नहीं होता है, इसका संचालन डाइट नहीं करता है, ये तो आपके उदयपुर वाले जो RSCRT है वो करती हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, आपको इसमें सुमेलित करना है। तो देखो दिलवाड़ा कहाँ पे? दिलवाड़ा माउंट आबू सिरोही में है, नाथद्वारा राजसमंद में है, और ये बीनमाल आपके जालौर में आता है, गणेश्वर आपके सीकर में है। ये 2011 के अनुसार आपके राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगी आपके झुंझुनू की। झुंझुनू की साक्षरता दर है जो अच्छा, साक्षरता दर पूछी तो सबसे ज़्यादा आपके कोटा की है। सर्वाधिक साक्षरता दर कोटा की है। 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले के सैनिक स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा नवीनतम में आपका झुंझुनू वाला, तो यहाँ पे किया था। एक आपके प्रश्न आने वाले जो फर्स्ट पेपर है फर्स्ट ग्रेड के, उनमें पूछा जा सकता है कि चित्तौड़गढ़ का जो सैनिक स्कूल है उसकी स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप ज़रूर बताएंगे। 3-4 बार पहले ही प्रश्न पूछा जा चुका है और वापस पूछा जाएगा ये प्रश्न आने वाले 3 पेपर और है इसमें, कि फर्स्ट ये चित्तौड़गढ़ का जो सैनिक स्कूल है इसकी स्थापना कब हुई थी? और नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो इसमें देखो आपके हो जाएगा नेता का व्यक्तित्व, कार्य की प्रकृति, परिवेश की प्रकृति, यानी कि A, C और D। A, C और D, B ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने राजस्थान के 37 विद्यालयों को ईट राइट स्कूल का प्रमाण दिया था। इस मामले में देश में राज्य ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो ये आपका पहला स्थान प्राप्त किया था। और फिर आपका है 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पर Fe2, Fe3O2 और फिर इसके बाद में है H2, इनके गुणांक क्या होंगे? तो इसके जो गुणांक हो जाएंगे 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1 और 2। तो सी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन 3, 4, 1 और 2। ये देखो 75 ही प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे मिल गए हैं, तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक जरूर करेंगे, और आपको ये वीडियो लाइक करने के बाद में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। साथ ही आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है इसके बाद में, वहाँ पे इसकी PDF मिल जाएगी। इसके अलावा आपके फर्स्ट ग्रेड के जितने भी पेपर होंगे उसमें मनोविज्ञान के जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी के आपके आंसर की मैं आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाने वाला हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया था? तो ये डॉक्टर महेंद्र बानावत को प्रदान किया गया था, डॉक्टर महेंद्र बानावत। और ये अभी राजस्थान राज्य अभिलेखागार के अभी ये निदेशक हैं, तो इनकी किताब अभी चर्चा में है, तो इनकी किताब आप जो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अभी ये पूछी गई भी, RSB बोर्ड ने भी पूछी थी इसकी किताब, इनकी किताब, और आने वाले एग्जाम्स में भी ये पूछी जा सकती है। डॉक्टर महेंद्र खड़गावत की किताब है, तो आप जो सर्च करके इसका उत्तर आज आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। फिर आपके सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। राष्ट्रपति की निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति की निर्वाचन हेतु योग्यताएं, और राष्ट्रपति का महाभियोग, और राष्ट्रपति के महाभियोग का संविधान का महाभियोग का आधार संविधान का उल्लंघन। तो इनका जो आपको इसमें मिलान करना है, तो इसका जो मिलान है वो आपके इस प्रकार हो जाएगा। पहले में तो आ जाएगा इसमें आपके चौथा, यानी कि ये वाला चौथा आ जाएगा 54 नंबर, और फिर आपके इसमें 2, और अच्छा दूसरे में है 2, और तीसरे में आपके 1, और चौथे में आपके 3। इस प्रकार आपके 75 प्रश्नों का यहाँ पे मिलान हो चुका है, और सभी प्रश्नों के आंसर मैंने बताने की कोशिश की है। फिर भी 1-2 प्रश्नों में आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हो सकता है कि 1-2 प्रश्न के उत्तर ऊपर नीचे हो, लेकिन मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर सही बताने की कोशिश की है। फिर भी आपके और भी मन में कोई प्रश्न हो कि ये प्रश्न है जो इसका आंसर ये हो सकता है, तो आप उसका उत्तर कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसको जो सही करने की कोशिश करेंगे। और ये आंसर की आप अपने सभी साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें,
कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और मैं आपको सभी पेपर की अब तक जितने भी पेपर आए हुए हैं उन सभी की वीडियो यहाँ पे उपलब्ध करवा दी है। इसके अलावा जितने भी पेपर होने वाले हैं उन सभी में बाल विकास मनोविज्ञान के जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक पेपर में 30-30 प्रश्न, सभी के आंसर की आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना। जल्दी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।